प्यारे बच्चों, क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का रेल प्रोजेक्ट के तहत जो आपका मासिक परीक्षा शुरू से लेकर अभी तक जो हुआ है, सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा ताकि आपके फाइनल परीक्षा के लिए बहुत सारे क्वेश्चन लड़ जाए। ये चूंकि ऑफिशियल एग्ज़ाम होता है तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम जो है वो 12/6/2025 को हुआ था, जिसमें क्वेश्चन आए थे रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान है। तो यहाँ पर होगा अगोना, उत्तर प्रदेश। और ये जो आंसर है ये ऑफिशियल ही दिया गया है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। दूसरा क्वेश्चन है प्रेम घन की छाया स्मृति किस विधा की रचना है? तो संरचनात्मक निबंध है। रामचंद्र शुक्ल के पिताजी अपने परिवार के सदस्यों को प्रायः रात्रि में किस पुस्तक को पढ़कर सुनाया करते हैं? तो ये सुनाया करते हैं रामचरितमानस। जयशंकर प्रसाद जी विद्यालय शिक्षा किस कक्षा तक प्राप्त कर सके? 8वीं कक्षा तक। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है? रंगभूमि। सुमरीन के मन के कितने भाग में है? 3 भाग। फिर है बचपन में रामचंद्र शुक्ल के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जमी रहती थी? तो बचपन में लेखक के पिता उन्हें भारतेंदु जी के नाटक पढ़कर सुनाया करते थे। इस कारण लेखक के बाल मन में मधुर भावना भारतेंदु के प्रति जगी रहती थी। वे राजा हरिश्चंद्र तथा कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र में अंतर नहीं कर पाते थे, इसलिए लेखक के मन में बचपन से ही भारतेंदु जी के संबंध में एक अपूर्ण मधुर भावना जगी रहती थी। निसंदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया है? तो मिर्जापुर में लेखक के साथ हिंदी प्रेमियों की मंडली थी। वे हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा करते रहते थे। वे प्रायः बातचीत में शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते थे। इसमें निसंदेह इत्यादि शब्द का प्रयोग अधिक होता था। लेखक के आसपास में उर्दू भाषा का अधिक प्रभाव था। उनके लिए शुद्ध हिंदी अनोखी भाषा भी थी, अतः उन्होंने लेखक मंडली का नाम निसंदेह रखा हुआ था। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? तो प्रायः हर व्यक्ति किसी भी विशेष आशा के सहारे जीवन बिताता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ सपने देखता है। प्रेम की आशा में व्यक्ति अपने मोहक सपनों को बुनता है, भले ही उसे असफलता क्यों ना मिले। यहाँ तक कि व्यक्ति धुन का पक्का होने की हालत में पागलपन की स्थिति तक पहुंच जाता है। आशा ही व्यक्ति को बावला बनाए रखती है। कौरनिया का गीत कविता में जयशंकर प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? तो कौरनिया का गीत के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद ने भारत की विशेषताओं की ओर संकेत किया है। इस गीत में उन्होंने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि भारत ही ऐसा देश है जहां पर सूर्य की किरण सबसे पहले पहुंचती है। भारत के कण कण में प्राकृतिक सौंदर्य की भरमार है। दीर्घ उत्तरीय है काव्य सौंदर्य स्पष्ट की। तो हमें कुंभ ले उषा सवेरे, भरती दुलकाती सुख मेरे, अधीर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भार तारा। तो प्रस्तुत काव्यांश में उषा का मानवीकरण कर उसे पानी भरने वाली स्त्री के रूप में चित्रित किया गया। इन पंक्तियों में भोर का सौंदर्य सर्वत्र दिखाई देता है। कवि के अनुसार भोर रूपी स्त्री अपने सूर्य रूपी सुनहरे घड़े से आकाश रूपी कुएं से मंगल पानी भरकर लोगों के जीवन में सुख के रूप में लुढ़का जाती है। तारे उगने लगते हैं। भाव यह है कि चारों तरफ भोर हो चुकी है और सूर्य की सुनहरी किरणें लोगों को उठा रही है। तारे भी छुप गए हैं। उषा तथा तारे का मानवीकरण करने के कारण मानवीय अलंकार है। काव्यांश में गेयता का गुण विद्यमान है, अर्थात इसे गाया जा सकता है। जब जग कर में अनुप्रास अलंकार है और हेम कुंभ में रूपक अलंकार है। 12 क्वेश्चन है सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि गुप्त क्यों रखना चाहता था? तो सूरदास एक अंधा भिखारी था। वह लोगों के दान पर ही जीता था। एक अंधे भिखारी के पास इतना धन होना लोगों के लिए हैरानी की बात हो सकती थी। इस धन का पता चलने पर लोग उस पर संदेह कर सकते थे कि इसके पास इतना धन कहाँ से आया। लोग उसके प्रति तरह तरह की बात कर सकते थे। अतः जब जगधर ने उनसे उन रुपयों के बारे में पूछा तो अब भैरव के पास थे, तो सूरदास सकपका गया और उन रुपयों को अपना मानने से इनकार कर दिया। वह स्वयं को समाज के आगे लज्जित नहीं करना चाहता था, अतः वह जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। 12/6/2025 को क्वेश्चन आया था संबंधिया शब्द का क्या अर्थ होता है? संदेशवाहक। लेखक सेवाग्राम कब गए थे? लेखक ने सेवाग्राम में किनके आने का जिक्र नहीं किया? तो 1938 के आसपास नेपाली भाई के बारे में। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो
नहीं कही। पंक्तियों में निराला ने किस व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं? तो जीवन संघर्ष। यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है? यह दीप अकेला कविता में पंक्ति किसका प्रतीक है? तो व्यक्ति का, व्यष्टि और समाज का। मतलब दीप जो है व्यक्ति का है और पंक्ति जो है वो समाज का। प्रत्येक सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तो 7 कवियों। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी कौन सा दौर चल रहा है? तो दूसरा दौर। फिर हरगोविंद बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर क्यों रोने लगा? तो हरगोविंद बड़ी बहुरिया के मायके में संवाद ना सुना सका, इसलिए वह उसके पैर पकड़कर रोने लगा। वह लता वही की जहाँ कली तू खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है? तो इस पंक्ति के द्वारा कवि सरोज के पालन की ओर संकेत करते हैं, जहाँ लता का माध्यम सरोज की माँ यानी मनोहारी जी है, जो सरोज को जन्म देते ही चल बसी थी। कवि ने व्यक्ति को गर्व भरा मदमाता क्यों कहा है? तो दीप अकेला कविता में दीप व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति समाज की प्रतीक है। दीप का पंक्ति में शामिल होना व्यक्ति का समाज का अंग बन जाना है। कवि ने दीप को स्नेह भरा, गर्व भरा एवं मदमाता कहा है। दीप में स्नेह मतलब तेल भरा होता है, उसमें गर्व की भावना भी होती है क्योंकि उसकी लौ ऊपर की ओर ही जाती है। वह मदमत्ता भी है क्योंकि वह इधर उधर झांकता भी प्रतीत होता है। यही स्थिति व्यक्ति की भी है, उसमें प्रेम भावना होती है, गर्व की भावना भी होती है और वह मस्ती में भी रहता है। दोनों में काफी समानता है। जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं? तो ये है समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, पुस्तक, पत्रिका, फिल्म और सोशल मीडिया। दीर्घोत्तरीय है। बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में किस प्रकार की आशंका हुई? तो बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में आशंका हुई कि आज के युग में संदेश भेजने के अनेक साधन उपलब्ध है। बड़ी बहुरिया को अवश्य कोई गुप्त संदेश देना होगा। इस संदेश की खबर चांद, सूरज, परेवा पंछी तक को नहीं होना चाहिए। लेखक सेवाग्राम कब और क्यों गया था? तो लेखक मतलब भीष्म साहनी 1938 ईस्वी के आसपास अपने बड़े भाई बलराज साहनी के पास कुछ दिनों तक रहने के लिए सेवाग्राम गए थे, जो उस समय वहां से प्रकाशित होने वाली पत्रिका नई तालीम के सह संपादन के रूप में काम कर रहे थे। उसके बाद है 8/7/2025 का आया हुआ क्वेश्चन है, सरोज स्मृति कविता है तो शोक गीत। यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है? तो व्यक्ति का। कांपा अधरों पर थर 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 में कौन सा अलंकार है? तो पुनरुक्ति प्रकाश। मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने किसका महत्व प्रतिपादित किया है? तो क्षण का। ढेले चुन लो निबंध का केंद्रीय विषय क्या है? तो अंधविश्वास। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का तत्व है? तो जिज्ञासा, अन्वेषण या खोज। लघुतरीय है। गीत गाने दो मुझे कविता में चित्रित सामाजिक स्थितियों का वर्णन कीजिए। तो आज की सामाजिक स्थिति अत्यंत विषम एवं शोचनीय है। व्यक्ति संघर्ष और परिश्रम के बाद भी जीवन की उचित सुविधाएं नहीं प्राप्त कर सकता है। समाज में पूंजीवादी और समान वर्ग का बोलबाला है। सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है? तो बूंद जीवात्मा का प्रतीक है और सागर परमात्मा का। बूंद क्षण भंगुर है और सागर शाश्वत। बूंद की सार्थकता सागर के साथ संबंध होने में ही है। फिर है कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया? तो भारतीय संस्कृति में दिग्वंत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए विधिवत तर्पण करने का विधान है। तर्पण वस्तुतः धन धान का अर्पण होता है। कवि अपनी पुत्री के लिए अपने समस्त सहकर्मों का तर्पण देता है। बालक बच गया लघु कथा का संदेश बताइए। तो बालक की शिक्षा उसकी क्षमता और रुचि के अनुकूल ही होनी चाहिए। माता पिता, अभिभावक एवं शिक्षक अपनी इच्छा और रुचि को बच्चे पर न ला दे और न ही अपने जीवन के अधूरे सपने एवं उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए बच्चे को माध्यम बनाए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, यह दीप अकेला कविता के आधार पर लघु मानव के अस्तित्व और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो अज्ञे जी में व्यक्तिवादी विचारों को समाजवादी विचारधारा में बदलने के लिए दीप का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। उन्होंने दीप को समूह में शामिल करने का आग्रह किया है। कवि का लघु मानव से तात्पर्य व्यक्ति से। व्यक्ति समाज में अपना स्थान निर्धारित करके महामानव बन जाता है। कवि ने इसी विचार को आत्मबोध से विश्व बोध की ओर अग्रसर होना कहा है। लघु मानव से ही महामानव बना जा सकता है। लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया है? तो लेखक का कहना है कि हमें केवल घड़ी देखना ही नहीं आना चाहिए, बल्कि उसे खोलकर ठीक करने का तरीका भी जानना चाहिए। यदि हम धर्म के बाह्य तत्वों और धर्म आचार्यों के उपदेशों को
आंख बंद कर मानते रहे तो हमारा भला नहीं होगा। इसके लिए हमें धर्म के रहस्य को जानकारी होनी चाहिए। धर्म के मार्ग में आंखें बंद करके नहीं चलना चाहिए, स्वयं भी उस पर विचार करना चाहिए। उसके बाद 5/8/2025 को इसका एग्जाम हुआ था। कवि केदारनाथ सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश। बनारस और दिशा कविता किस कवि के द्वारा रचित है? केदारनाथ सिंह। सूरदास की झोपड़ी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। हरगोविंद किस कहानी का पात्र है? संबंधिया। समाचार लेखन के इंट्रो से संबंधित कितने प्रकार हैं? 4। पत्रकार कितने तरह के होते हैं? तो 3। समाचार किसे कहते हैं? तो किसी घटना या समस्या की रिपोर्ट जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिससे अधिक से अधिक लोग प्रभावित होते हो, उसे समाचार कहते हैं। बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है? तो बनारस में बसंत का आगमन वहां आने वाले भक्तों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आगमन को बसंत का आगमन माना जाता है। यह बसंत पूरे साल छाया रहता है। इससे बनारस शहरों में चारों ओर हंसी खुशी का माहौल छाया रहता है। दिशा कविता में बच्चे का इधर उधर कहना क्या प्रकट करता है? तो हर व्यक्ति अपने यथार्थ को पहचानता है और उसे ही ठीक मानता है, उसे अपना कार्य ठीक लगता है। हर एक का जीवन जीने का तरीका तथा नजरिया अलग होता है। वर्तमान इतना प्रबल होता है कि परंपरागत उत्तर या नजरिया को भी वह बदल सकता है। सूरदास को किस बात का दुख था? उसके मन में कौन कौन से सपने थे जो झोपड़ी जलने पर टूट गए? तो सूरदास को इस बात का दुख था कि झोपड़ी में रखी उसकी उम्र भर की कमाई वाली पोटली भी जल गई। वह उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी। इन्हीं रुपए से गया जाकर उसने पितरों का पिंडदान करने का इरादा किया था, कुआं बनवाना चाहता था, साथ ही अपने पितर मिठुआ का विवाह करना चाहता था, परंतु झोपड़ी के जलने से उसके सारे सपने टूट गए। दीर्घ उत्तरीय संबंधिया की क्या विशेषताएं होती है और गांव वालों के मन में संबंधिया की क्या अवधारणा है? तो संबंधिया का अर्थ है संदेश ले जाने वाला। यह कार्य हर व्यक्ति नहीं कर सकता क्योंकि यह कार्य जिम्मेदारी पूर्ण होता है। इसमें संदेश वाहक को एक एक शब्द को याद रखना पड़ता है तथा संवाद को उन्हीं स्वरों तथा भावों के साथ सुनाना होता है। किसी व्यक्ति विशेष में अक्सर ये गुण जन्मजात होते हैं। गांव वालों की संबंधिया के प्रति धारणा गलत है। वे मानते हैं कि जो व्यक्ति निठल्ला, कामचोर तथा पेटू होता है वही संबंधिया का काम करता है। ये व्यक्ति बिना मजदूरी लिए संदेश पहुंचाते हैं। लोग इन्हें औरतों की मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाने वाले मानते हैं। ये मर्द कहलाने लायक नहीं होते। बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका? तो हरगोविंद जो है वो बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाना चाहता था, किंतु चाहकर भी वह नहीं सुना सका क्योंकि उसे लगा कि इससे उसके अपने गांव की इज्जत चली जाएगी। फिर मायके वाले उसे अपने घर ले जाएंगे। गांव की लक्ष्मी को गांव के बाहर जाने पर गांव का सम्मान खत्म हो जाएगा। वह नहीं चाहता था कि बड़ी बहू उसका गांव छोड़कर जाए। इन सभी कारणों से हरगोविंद बड़ी बहुरिया का संवाद नहीं सुना सका। 7/10/2025 को क्वेश्चन आया था। अपठित बोध मतलब निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प के उत्तर को उत्तर पुस्तिका में अंकित करें। तो ये देख लीजिए गद्यांश। इसी पर क्वेश्चन है प्रजातंत्र के मुख्य अंग है। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ प्रजातंत्र के मुख्य अंग कितने हैं? तो 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायिका। मीडिया को किस रूप में देखा जाता है? तो मीडिया को जो है चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है। यहाँ है मीडिया जो है वो प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है। तो इसी से खोज खोज के लिखना जाता है। यहाँ पर है जनता के प्रहरी के रूप में। तो यहाँ लिखा हुआ होगा कहीं पर, यहाँ पर है देखिए, जनता के प्रहरी होने की भूमिका में देखते हुए मीडिया को प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ में देखा जाता है। उसका मीडिया के कौन कौन से रूप हमारे सामने आते हैं? तो दृश्य, श्रव्य और मुद्रित मीडिया। उसके बाद अब 12 मासा मतलब जायसी में प्रयुक्त निशी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो रात्रि। निम्नलिखित में से कौन सी रचना असगर वजाहत की है? तो दिल्ली पहुंचना है। अपना मालवा पाठ के लेखक इनमें से कौन है? प्रभास जोशी। लघुतरीय है। अघन मास की विशेषता बताते हुए विरहिणी मतलब नागमती की व्यथा कथा का चित्रण संक्षेप में कीजिए। तो अघन में ठंड बढ़ जाती है और ऐसे में नागमती के पति रतन सेन सिंहल द्वीप चले गए हैं। नागमती से बहुत दुखी है। जाड़े की रात लंबी, ठंडी और एकांकी होती है। ऐसे में पति का दूसरे औरत की तरफ रुख करना नागमती को दारुण दुख देता है।
राम के प्रति श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो भरत राम से अथाह प्रेम करते हैं और राम वन गमन प्रसंग में कोई हाथ ना होने पर भी उसके लिए खुद को दोषी मानते हैं। वे राम, सीता एवं लक्ष्मण जी को मनाने त्रिकुट जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि भैया घर चलिए, आपके बिना हम लोग मर जाएंगे। ना मानने पर राम की चरण पादुका को सिर पर धारण किए भरत आहत मन से अयोध्या लौट जाते हैं और 14 वर्ष तक नंदीग्राम में तपस्या करते हैं। भरत राम को अपना गुरु, स्वामी और साहब मानते हैं और अयोध्या लौटने का आग्रह करते हैं। पहचान लघु कथा के आधार पर बताइए कि राजा ने जनता को हुक्म क्यों दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर ले। तो राजा ने जनता को हुक्म दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर ले, क्योंकि उसके अनुसार ऐसा करने से उन्हें शांति मिलती है। दूसरे शब्दों में वे राजा की दमनकारी कार्यों को न देखेंगे, न विद्रोह करेंगे। अमझर से आप क्या समझते हैं? अमझर गांव में सूनापन क्यों है? तो अमझर आम के पेड़ों से घिरे गांव का नाम है। अमरौली प्रोजेक्ट के कारण नावा गांव को उजाड़ने की घोषणा हुई, तभी से वहां के आम के पेड़ सूखने लगे। शायद प्रकृति ने मनुष्य के इस काम का विरोध शुरू कर दिया, यह उनकी तरफ से मूक सत्याग्रह है। दीर्घ उत्तर यह है, राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माता कौशल्या कैसा अनुभव करती है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो कौशल्या राम के धनुष, बाण, खड़ाऊ आदि चीजों को देखकर विह्वल हो जाती है। पुत्र वियोग से बढ़कर मां के लिए और कोई दुख नहीं है। कौशल्या जड़ हो गई है और दिन रात राम को याद करती रहती है। लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अब सभ्यता है? आप क्या मानते हैं? तो मुख्य बिंदु, औद्योगिक विकास में पृथ्वी, जल, वायु सबका विनाश हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, प्राकृतिक दोहन पर्यावरण का दुश्मन है। पश्चिमी ढर्रे पर यह विकास विनाश का कारण है। 4/11/2025 को क्वेश्चन आया था, दूसरा देवदास किसकी रचना है? तो ममता कालिया। दूसरा देवदास किस विधा पर लिखा गया है? कहानी। दूसरा देवदास कहानी के अनुसार नीलांजलि का अर्थ क्या है? आरती। गंगा पुत्र किसे कहा गया है? गोताखोर को। रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुस्मारक। विचारों के आदान प्रदान की निम्न में सबसे प्राचीन परंपरा कौन सी है? पत्राचार। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, गंगा घाट पर किस किस देवता की मूर्ति रखी हुई थी? तो गंगा घाट पर गंगा मैया की मूर्ति के साथ कई मूर्तियां स्थापित है, जिसमें चारमुंडा, बालकृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान और सीताराम की मूर्तियां थी। संभव को रात को नींद क्यों नहीं आ रही थी? तो संभव को नींद खो चुकी है और उसके मन में सिर्फ पारो का ख्याल है। उसे लगने लगा है कि वह उससे प्रेम करने लगा है। रुद्राज की मालाओं वाली गुमटी पर क्या लिखा हुआ था? तो गंगा घाट के तट पर कई मालाएं मौजूद थी और 10 रुपए से लेकर 30,000 तक की मालाओं पर लिखा था, असली रुद्राज नकली साबित करने वालों को 500 रुपए का इनाम मिलेगा। संपादकीय का महत्व बताइए। तो पहला है, संपादकीय किसी भी गंभीर और अरुचिकर विषय को बहस योग्य बनाता है। संपादकीय का महत्व आकर्षक होता है और संपादकीय विचारों उत्तेजक होते हैं और पाठक के मन में सवाल खड़े करते हैं। लघुतरीय प्रश्न है, संभव ने लड़की को किस रूप में देखा या वह कैसी लग रही थी? तो इसका आंसर देख लिया, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। 12 क्वेश्चन है, एक अच्छे फीचर की विशेषता बताएं। तो यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है फीचर की विशेषता। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। सारे प्रश्नों को कॉपी में लिख कर याद कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। जेसीईआरटी द्वारा रेल प्रोजेक्ट के तहत मासिक परीक्षा आप लोग के विद्यालय में जो लिया गया था शुरू से अंतिम तक, वही सभी प्रश्न हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।